Hello friends, welcome to microprocessor lecture series lecture number 3 आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8085। आज का हमारा टॉपिक है आर्किटेक्चर माइक्रोप्रोसेसर 8085। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले अपडेट्स आपको इजीली अवेलेबल होंगे और इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर यूनिट। इसके जो बेसिक ब्लॉक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इंटरप्ट कंट्रोल। तो ये इंटरप्ट कंट्रोल ब्लॉक है। इसमें आपके इंटरप्ट्स हैं RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5, ट्रैप, ये आपके इंटरप्ट्स हैं। उसके बाद सीरियल कंट्रोल, सीरियल इनपुट आउटपुट के लिए दो आपको दिए हुए हैं। ये सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट के लिए ब्लॉक दिया हुआ है। उसके बाद एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडर, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। ये आपने लास्ट लेक्चर में मेरा देखा था, तो इसमें आपने देखा होगा ये आपका जनरल पर्पस रजिस्टर है। उसके बाद एड्रेस बफर और एड्रेस डाटा बफर। तो ये बेसिकली एक आर्किटेक्चर है 8085 एमपीयू का। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से ब्लॉक्स का क्या क्या काम है। द आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर मेनली इंक्लूड द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, डिकोडर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंटरप्ट कंट्रोल, रजिस्टर एरे, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। यानी कि जो 8085 का माइक्रोप्रोसेसर है उसमें मेन जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताया। टाइमिंग एंड कंट्रोल, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, डिकोडर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंटरप्ट कंट्रोल और रजिस्टर का एक एरे जिसे हमने बोला जनरल पर्पस रजिस्टर, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। तो ये बेसिकली हमारा आर्किटेक्चर का मेन पार्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर इज CPU। तो जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो आर्किटेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें आपका ALU आता है और कंट्रोल यूनिट आती है। द मेन ऑपरेशन ऑफ ALU इज अर्थमेटिक एज वेल एज लॉजिकल, which includes addition, increment, subtraction, decrement, logical operations like AND or XOR, complement, evaluation, left shift और right shift। तो जो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है उसका जो अर्थमेटिक फंक्शंस जो हैं वो जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना ALU का मेन फंक्शन है। और लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, जैसे कि एंड और XOR, कॉम्प्लीमेंट करना, इवेल्यूएशन करना, लेफ्ट शिफ्ट करना, डाटा को राइट शिफ्ट करना। तो इस तरीके के सारे ऑपरेशन जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन है वो ALU करता है। बोथ द टेम्परेरी रजिस्टर्स एज वेल एज एक्यूमुलेटर्स, दोनों टेम्परेरी रजिस्टर जो जनरल पर्पस रजिस्टर आपको बताए हैं वो और जो एक्यूमुलेटर है वो आर यूटिलाइज्ड फॉर होल्डिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑपरेशन। देन द आउटकम विल बी स्टोर्ड विद इन द एक्यूमुलेटर। जब भी हम फंक्शन कोई काम करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई कंप्यूटिंग करते हैं बाय यूजिंग ALU, बाय यूजिंग माइक्रोप्रोसेसर, तो टेम्परेरी मेमोरी और एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। उसी में हम डाटा को होल्ड करते हैं और ऑपरेशन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसे हम कहाँ पे सेव करते हैं, उसे हम एक्यूमुलेटर में सेव करते हैं। तो फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, देखिए सबसे पहले फ्लैग रजिस्टर। द फ्लैग रजिस्टर ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर 8085 आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। 5 बेसिकली फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, उसमें 8 बिट का रजिस्टर है। उसमें मेन जो 5 बिट्स होती है उनका जो मेन वर्क होता है, जिसमें है साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग। द पोजीशन ऑफ बिट सेट असाइड फॉर दीज टाइप ऑफ फ्लैग्स, यानी कि इन फ्लैग की जो पोजीशंस है वो बिट वाइज सेट की है
After the operation of an ALU, when the result of the most significant bit D7 is 1, then sign flag will be arranged. यानी कि आपको बताया था कि जो D7 होता है, D7 बिट जो होती है, ये जब वो सेट हो जाती है कोई भी रिजल्ट आने के बाद, जब उसकी वैल्यू जब वो सेट हो जाता है तो हम पता चल जाता है कि साइन फ्लैग हमारा जो है वो अरेंज हो गया है, साइन फ्लैग हमारा सेट हो गया है, क्योंकि जो D7 है वो किसकी पोजीशन है, वो साइन फ्लैग की पोजीशन है। आप इसके लिए लास्ट वाला जो लेक्चर है उसको एक बार आप देखेंगे तो आपको एकदम सही से समझ में आ जाएगा, अगर आपने उसका नोट्स बनाया होगा तो। When the operation of ALU outcome is 0, then 0 flag will be set. जब भी ALU का ऑपरेशन 0 होगा, रिजल्ट 0 होगा, आंसर 0 आएगा, तो जो 0 फ्लैग होगा वो आपका सेट हो जाएगा। ठीक है। When the outcome is not 0, then the flags will be reset. जब आउटकम 0 नहीं होगा, कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है, तो आपका जो फ्लैग होगा वो सेट नहीं होगा, वो कैसा रहेगा, वो रीसेट पोजीशन में रहेगा। In an arithmetic process, whenever a carry is produced, जब भी कोई कैरी प्रोड्यूस होती है with the lesser nibble, ठीक है, लेसर निबल मतलब यानी कि 4 बिट्स का अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, 4 बिट का कोई एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 बिट या 4 बिट से कम का अगर हम कोई एडिशन करते हैं, ठीक है, तो उस समय अगर कोई कैरी आपकी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो जो चौथी बिट से जो कैरी आपकी प्रोड्यूस होगी, यानी कि जो लास्ट एडिशन करेंगे आप, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का एडिशन करेंगे, वहां से जब भी कैरी आपकी जनरेट होगी तो आपका ऑक्सिलरी टाइप कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ठीक है, यानी कि जब अभी हम 4 बिट का कोई ऑपरेशन करते हैं तो जब चौथी बिट से हमारी कैरी रिलीज होती है, ठीक है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हमारी कैरी रिलीज होती है, तो उस समय हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाता है। After an ALU operation, when the output has an even number, then parity flag will be set. जब भी आउटपुट इवन नंबर आता है, कभी कोई ऑपरेशन करने के बाद ALU में अगर हमारा कोई आउटपुट इवन नंबर निकलता है तो हमारा पैरिटी फ्लैग क्या होता है, वो सेट हो जाता है, अदरवाइज वो कैसा रहता है, वो रीसेट रहता है। When an arithmetic process outcome in a carry, जब भी कोई कैरी जनरेट होती है किसी भी स्टेज पे हो, चाहे पहली बिट में हो, चाहे दूसरी बिट में हो, चाहे तीसरी में हो, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा कैरी फ्लैग जो होता है वो सेट हो जाता है। ठीक है, और ऐसा कब होता है कि जब हम बीसीडी ऑपरेशन करते हैं तब भी हमारा इस तरीके का होता है कि हमारा जो कैरी फ्लैग होता है वो सेट हो जाता है। तो एक ही ऑपरेशन में अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई एडिशन कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही ऑपरेशन में हमारा कैरी फ्लैग भी सेट हो जाए और हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी सेट हो जाए। तो ये दोनों ही फ्लैग हमारे कैरी बताते हैं। कैरी किसी भी स्टेज की कैरी को जो बताने वाला होता है वो कैरी फ्लैग होता है, और जो फोर्थ बिट से रिलीज होने वाली कैरी का इंडिकेशन करता है वो हमारा ऑक्सिलरी कैरी का फ्लैग कहलाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट। द कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट कोऑर्डिनेट्स with all the action of microprocessor by the clock and give the control signal which are required for the communication among the microprocessor as well as the peripherals। यानी कि जब हमें कंप्यूटर को यानी कि माइक्रोप्रोसेसर के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराना होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कंट्रोल सिग्नल की जरूरत पड़ती है, एक टाइमिंग यूनिट की जरूरत पड़ती है जो कि कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, तो उस समय हमें क्या होता है, जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर होता है वो सभी पार्ट्स को एक कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करता है जिससे कि वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और अगर हम पेरिफेरल्स यानी कि कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू भी माइक्रोप्रोसेसर को हमें कम्युनिकेट कराना है, कोई हमें टास्क परफॉर्म करना है, कोई हमें सिस्टम कंप्राइज करना है, तो उस समय भी हमें कंट्रोल सिग्नल की जरूरत पड़ती है। कंट्रोल सिग्नल के लिए हमें टाइमिंग यूनिट की जरूरत पड़ती है, एक टाइमिंग यूनिट ही हमारा कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। नेक्स्ट है डिकोडर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इट एज एन ऑर्डर is obtained from memory, after that it is located in instruction register and encoded and decoded into different device cycles। जैसे ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से हमें कोई मेमोरी लोकेशन मिलता है कि उस मेमोरी लोकेशन पे जाके हमें कोई डाटा उठा के लेके आना है, तो वो जो डाटा जो हमें उठाना है उसको एड्रेस को डिकोड और एनकोड करने का काम जो भी हमारा होता है वो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हमारा डिकोड होता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल पर्पस रजिस्टर and considers that the instruction is being performed by the microprocessor. When the ALU completed performing the instruction,
the microprocessor search for other instruction to be performed. Thus, there will be a requirement of holding the next instruction address to be performed in order to conserve time. Microprocessor increase the program counter when the instruction is being performed, therefore that the program position to the next instruction memory address is going to be performed. यानी कि ये एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, इसका एक स्पेशल काम है. क्या काम है? जब भी ALU कोई इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर लेता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन के ऊपर ऑपरेशन कर लेता है, तो उसके बाद उसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस चाहिए होता है. तो ऐसे समय में एक ऐसा हमें रजिस्टर चाहिए जिसमें कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पहले से ही स्टोर हो, जिससे कि जो उसका टाइम है वो फास्ट हो जाए, जो उसका ऑपरेशन टाइम है वो फास्ट ऑपरेशन टाइम हो. ठीक है, तो उसके लिए क्या किया हमने, एक प्रोग्राम काउंटर बनाया है. प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने अंदर होल्ड करके रखता है. ठीक है, और जैसे ही प्रीवियस इंस्ट्रक्शन पूरी होती है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उसे ALU को प्रोवाइड करा देता है. ठीक है, उसके बाद क्या करता है माइक्रोप्रोसेसर, इंक्रीज द प्रोग्राम काउंटर. माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीज कर देता है, उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देता है. इंक्रीमेंट करते क्या होता है, तो जो एक्स्ट्रा अगला जो इंस्ट्रक्शन आने वाला होता है उसका मेमोरी एड्रेस उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है. तो इससे क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस से, प्रोग्राम काउंटर की वजह से जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर का जो टाइमिंग है, जो उसका प्रोसेसिंग है, वो थोड़ी सी हमारी इंक्रीज हो जाती है और हमारी प्रोसेसिंग काफी फास्ट हो जाती है. तो ये था हमारा प्रोग्राम काउंटर. नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर ये भी एक 16 बिट का, ये आपका 16 बिट का रजिस्टर होता है. ठीक है, ये भी 16 बिट का होता है और प्रोग्राम काउंटर भी आपका ही 16 बिट का होता है, दोनों ही 16 बिट के होते हैं. ठीक है, ये बेसिकली एक स्टैक की तरह होता है जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है थ्रू आउट द प्रोसेस. अगर पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे हम पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो स्टैक पॉइंटर जो होता है हमारा वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है बेसिकली. ठीक है, ये भी 16 बिट का रजिस्टर है. ठीक है, एक स्टैक की तरह होता है. स्टैक मतलब वन, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, अगर कोई हमने इंस्ट्रक्शन लगाई हुई है लाइन से, तो जो है बेसिकली वो हमारी इंस्ट्रक्शंस के बारे में ये उसको पॉइंट करता है कि अब कौन सी आने वाली इंस्ट्रक्शन है. ठीक है, तो ये हमारा स्टैक पॉइंटर होता है. इसको आगे और डिटेल में हम देखेंगे पुश पॉप इंस्ट्रक्शंस के साथ. नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट रजिस्टर. द 8 बिट रजिस्टर कंटेंट और एल्स अ मेमोरी पोजीशन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड विद 1. The 16-bit register is useful for incrementing or decrementing program counter as well as the stack pointer register content with 1. This operation can be performed on any memory position or any kind of register. यानी कि जो हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने होते हैं हमारे प्रोग्राम काउंटर के अंदर या हमारे स्टैक पॉइंटर के अंदर, जो हमें अभी से बताया कि इंक्रीमेंट होता है और नया एड्रेस उसमें स्टोर हो जाता है, तो वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए हमें एक 8 बिट का रजिस्टर चाहिए होता है, तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट रजिस्टर. ठीक है, एड्रेस बफर एंड एड्रेस डाटा बफर. ये क्या है हमारा एड्रेस बफर, स्टोर द कॉपीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन. एड्रेस बफर क्या करता है, ये स्टोर करता है जो भी मेमोरी, जो भी कॉपीड, जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो हमने कॉपी की होती है मेमोरी से, उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है और एग्जीक्यूशन के टाइम तक अपने पास रखता है, जब तक वो डाटा आपका किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए एग्जीक्यूट हो जाए या ना हो जाए. ठीक है, द मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट चिप्स आर एसोसिएटेड विद दीज बसेस. जो मेमोरी होती है और जो इनपुट आउटपुट चिप्स होती हैं वो भी इससे एड्रेस और डाटा बफर से आपकी कनेक्टेड होती हैं. ठीक है, देन द सीपीयू कैन रिप्लेस द प्रेफरेबल डाटा बाय इनपुट आउटपुट एंड द मेमोरी. तो सीपीयू बाद में कभी भी, ठीक है, इसको प्रेफरेबल जो है आप अपना डाटा को, जो डाटा को है जो प्रेफरेबली तो या इनपुट आउटपुट पे या मेमोरी पे कहीं पे भी उसको कॉपी कर सकता है. तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम डाटा का कोई ऑपरेशन करते हैं तो हमें जब उसको कॉपी करते हैं मेमोरी से, तो उसे थोड़ी देर के लिए स्टोर होने के लिए एक जगह चाहिए होती है जिसे हम एड्रेस बफर में, अगर हम एड्रेस को कॉपी कर रहे हैं तो एड्रेस डाटा बफर में हमें स्टोर करने के लिए इनका उपयोग करते हैं. नेक्स्ट है एड्रेस एंड डाटा बस. द डाटा बस इज यूजफुल इन कैरिंग द रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी स्टॉक अप. अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें डाटा की, कोई डाटा इंफॉर्मेशन है हमारा, कोई डाटा है हमारा मान लीजिए, उसे हमें मेमोरी में ले जाना है, मेमोरी में स्टोर करना है, या कोई डाटा हमें मेमोरी से उठा के लेके आना है किसी ऑपरेशन के लिए, तो उसके लिए हम डाटा बस का इस्तेमाल करते हैं. दीज बस आर बाय डायरेक्शनल. ये बाय डायरेक्शनल होती है, यानी कि इससे डाटा एक साइड से दूसरी साइड और दूसरी साइड से पहली साइड आप मूव करा सकते हैं. ठीक है, तो ये डाटा बस होती है जिसपे भी हम डाटा का मूवमेंट करते हैं, डाटा को एक एंड से दूसरे एंड पे मेमोरी से इनपुट आउटपुट या इनपुट आउट से मेमोरी की तरफ हम लेके जाते हैं, उन्हें हम डाटा बस बोलते हैं. बाय डायरेक्शनल बसेस होती है. बट एड्रेस बस इंडिकेट द पोजीशन एज टू वेयर इट मस्ट बी स्टोर्ड.
ठीक है। इनका क्या होता है काम एड्रेस बस का, ये इंडिकेट करती है कि डाटा को कहाँ स्टोर करना है। ठीक है, ये उस एड्रेस अपने अंदर रखती हैं कि हमें डाटा को वहां पे स्टोर करना है। इनके पास सिर्फ एक एड्रेस होता है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई डाटा हमें मेमोरी से उठाना है तो हमें एड्रेस चाहिए होगा, तो एड्रेस जो होगा वो हमारा एड्रेस बस के थ्रू जाएगा और वो डाटा को एड्रेस करेगा, डाटा को एड्रेस करेगा और उसके बाद डाटा लाइंस पे वो डाटा अपने आप उठ के आ जाएगा। तो एड्रेस बस का काम होता है एड्रेस ले जाना, डाटा बस का काम होता है जो एड्रेस गया है वहां से डाटा उठा के लेके आना। ठीक है, जो हमारी एड्रेस बस होती हैं ये हमारी यूनिडायरेक्शनल बस होती हैं, यानी कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर सकती हैं, दो डायरेक्शन में काम नहीं कर सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डाटा बस हमारी 8085 में 8 बिट्स की होती हैं और एड्रेस बस हमारी 16 बिट की होती है, क्योंकि जो हमारा एड्रेस होता है वो 16 बिट में कोडेड होता है। नेक्स्ट है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट कैन बी यूज्ड टू सप्लाई द सिग्नल टू 8085 माइक्रोप्रोसेसर फॉर अचीविंग द पर्टिकुलर प्रोसेसेस। कई सारे प्रोसेसेस होते हैं जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट की हेल्प से हम करते हैं। द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द इंटरवल as well as the external circuits। external circuits का जो है क्या नाम है इंटरवल और जो उनका टाइमिंग्स है वो सारी कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमारे टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जो हमारे वो है रीड सिग्नल, ठीक है, ALE एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल, इसको हम और अच्छे से देखते हैं अभी, और रेडी सिग्नल, राइट सिग्नल, स्टेटस यूनिट्स लाइक S0 S1, इनपुट आउटपुट मेमोरी, ठीक है, उसके बाद होल्ड एक्नॉलेजमेंट, रीसेट इन, रीसेट आउट, ये सारे हमारे टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके 8085 आर्किटेक्चर के, या आपने पिन डायग्राम में अभी पीछे जब मैंने लेक्चर दिया उस पर आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ये टाइमिंग एंड कंट्रोल में आते हैं आपके सारे के सारे। ठीक है, ये जो आपके हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर के लिए जो है काम करते हैं सारे के सारे सिग्नल्स। तो बेसिकली ये आपका आर्किटेक्चर के बारे में आपको बताया है। तो ये आर्किटेक्चर हुआ आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।